दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैप में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का क्लास 9th का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे मिड टर्म का। सो लेट्स सॉल्व एंड देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न क्या होगा तुम्हारा एग्जाम में मिड टर्म में, तो वो इससे पता चल जाएगा। और कैसे कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। पहले तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उसमें 18 जो रहेंगे वो नॉर्मल मल्टीपल चॉइस होंगे, बट आखिरी 2 जो होंगे वो असर्शन एंड रीजनिंग होंगे। सो लेट्स सी, और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज 23.43 बार व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. P and Q are integers where Q is not equal to 0 is, मतलब देखो recurring form of rational number दिया हुआ है, you have to convert that in the form of P by Q, है ना। so where Q is not equal to 0, so let's इसको convert करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। so this is 23.43 बार, 43 टोटल के ऊपर बार है। let this equals to x, this is equation number 1। अब क्या करेंगे, बार के नीचे, ये बार जो है पॉइंट के बाद में स्टार्ट हो रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। तो बार के नीचे कितना डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। सो हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 100 इंटू 23.43 बार। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू एक्स, दिस इज 100x, एंड दिस इज जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है वो देख लेते हैं। दिस 23.43 बार का मतलब क्या है? 43 बार का मतलब 23.43 एंड सो ऑन। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 इंटू 23.43 बार, इट मीन्स दैट 100 इंटू 23.43 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 23.43 और पॉइंट यहां पे आ जाएगा, दिस इज 0.43 एंड सो ऑन। इसका मतलब तो ये है कि दिस इज 2343 बार, है ना। सो मतलब ये है कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 को 23.43 बार से, सो मिल रहा है 2343.43 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हो गया, यहां पे पॉइंट के बाद सेम डिजिट, यहां पे भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट, माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक ऐसा बात है। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 इज 100x माइनस 1x विल बी इक्वल टू, दिस इज 2343.43 बार माइनस 23.43 बार। जब माइनस कर रहा हूं तो दिस इज 99x, 100x माइनस 1x इज 99x, एंड ये जब माइनस कर रहा हूं तो 0.43 माइनस के बाद, सो ये 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, मीन्स x इज इक्वल टू 2320 अपॉन 99, क्रॉस मल्टीप्लाई। x क्या था तुम्हारा, x इज नथिंग बट x इज 23.43 बार। सो 23.43 बार इज इक्वल टू 2320 अपॉन 99। इसका मतलब आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 2320 अपॉन 99। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस सेकंड वाला देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। सो अगेन ये जब क्वेश्चन देखते हो तो एक बात दिमाग में आती है कि सारे फॉर्मूलाज दिमाग में चलने चाहिए। अब देखिए ये x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट x प्लस 1/x। सो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन अगर याद रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि हमारे पास ऐसा एक रिलेशन है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2, है ना। सो ये रिलेशन है। उसके बाद में x⁴ प्लस 1/x⁴ का रिलेशन है x² प्लस 1/x² द होल स्क्वायर माइनस 2।
इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन हमको चाहिए इसके और इसके बीच में, ताकि हम x प्लस 1/x निकाल सके। सो अब क्या करूंगा, मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा। इसका क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इट इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इज x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 एंड इट इज नोन दैट इज 623। तो लिख दिया 623। अब ये -2 यहां पे आ रहा है तो +2 हो जाएगा। सो 623 प्लस 2 विल बी 625 इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए रूट हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो जब दोनों साइड रूट लोगे तो 625 का रूट हो जाएगा 25 एंड इट इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये -2 वापस से इधर गया तो +2 हो जाएगा। तो 25 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 27 इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वायर। स्क्वायर सामने गया तो रूट हो जाएगा, सो रूट हो जाएगा तो रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब रूट ऑफ 27 इज व्हाट, रूट ऑफ 27 देखते हैं, दिस इज 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, 2 बार 3 आया तो एक बार लिखेंगे, जो बच गया वो रूट के अंदर। तो 3√3 इज इक्वल टू x प्लस 1/x। यानी कि ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। सो हमारे को ये जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत सारे चीजें दिमाग में चलती है कि बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो दिमाग में होने चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो भी देख लें हम लोग। So two straight lines AB and CD cut each other at O। तो चलो हम लोग दो लाइन बनाते हैं और उसको कट करते हैं। So these are the two lines which are intersecting each other at point O। So two lines are intersecting each other at point O। So these are the two lines। This is AB, एक लाइन का नाम है AB, दूसरा लाइन का नाम क्या है CD। लिख दिया AB and CD, they are intersecting each other at point O। BOD is BOD, this is what 63 degrees। Then BOC निकालना है, BOC means this angle we have to find out। इसका नाम दे दिया X। Now this X plus 63 जब डायग्राम बनेगा तभी हम कुछ समझ पाएंगे। तो डायग्राम बनाना, क्वेश्चन को समझ के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। सो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, एक ही वे है इसको समझने की, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे और जितना ज्यादा बेसिक क्लियर होगा उतना जल्दी आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो उसके लिए पहले एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए हमको भैया सीरीज बना पड़ा है, सिंप्लीफाइड सीरीज, आप उसको पढ़ो और एनसीईआरटी को बेसिक को स्ट्रांग करो एंड देन ये जब क्वेश्चंस करोगे एकदम इजीली समझ में आएगा, डायग्राम बना पाओगे। सो इसका मतलब ये है कि दीज आर व्हाट, ये एक एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों और स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इट मींस दैट इट इज लीनियर पेयर एंगल्स एंड लीनियर पेयर एंगल्स का एडिशन इज व्हाट, x प्लस 63 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 प्लस 63 उधर गया तो माइनस 63, 180 माइनस 63 इज 117 बराबर है। तो x इज इक्वल टू 117, इट मींस दैट ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 1 factor of x raised to 4 plus x square minus 20 is x square plus 5। So x raised to 4 plus x square minus 20, इसका एक फैक्टर x square plus 5 दिया है, this is our p of x। Then you have to find out other factor। other factor क्या होगा? प्रॉब्लम ये है बच्चों को कि x raised to 4 देखा सर आएगा ही नहीं, हमको तो बोल दिया ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखो ये सब क्वाड्रेटिक है, ऐसा नहीं कि ये क्यूबिक है। वी आर गोइंग टू डू बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। सो फॉर दैट आपको एक समझना पड़ेगा बात को कि जब मैं x स्क्वायर को t पुट कर दूं, सो दिस विल बी x रेज टू 4 मींस व्हाट, x स्क्वायर का स्क्वायर है तो दिस विल बिकम t स्क्वायर। सो देयरफॉर x रेज टू 4 विल बिकम t स्क्वायर। सो ये p ऑफ t क्या हो जाएगा, p ऑफ t विल बी इक्वल टू t रेज टू 2 प्लस t एंड माइनस 20। अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आया तो वी कैन डू बाय स्प्लिटिंग मेथड, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यस, तो कैसा करोगे, 4 5 20, इंटू करने पे यस इट्स माइनस 20, एडिशन करने पे मिडिल टर्म 1 है प्लस 1। सो कौन सा फैक्टर है, 5 4 20 बराबर है। सो दिस इज प्लस 5 माइनस 4 एड अप टू प्लस 1 एंड मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस 20। सो दिस विल बिकम t स्क्वायर प्लस 5t
स्प्लिट किया ना मिडिल टर्म को, प्लस 5t माइनस 4t माइनस 20। अब इन दोनों को देखा जाए तो t इज कॉमन, टी स्क्वायर में से एक t बाहर तो एक t अंदर, प्लस यहां से 5, इन दोनों में से माइनस 4 अगर मैं बाहर लेता हूं तो यहां से t बचेगा, माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज, माइनस का प्लस, 4 5 20। अब एक ब्रैकेट में आएगा t प्लस 5 और एक ब्रैकेट में t माइनस 4। अब इससे क्या पता चलता है, दिस इज p ऑफ t। अगर t को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो p ऑफ x, रीसब्स्टिट्यूट का क्या करोगे, t क्या है तुम्हारा x स्क्वायर, तो t के जगह पे x स्क्वायर डाल दोगे, सो बन जाएगा दिस इज x स्क्वायर प्लस 5 और एक ब्रैकेट में बन जाएगा x माइनस x स्क्वायर माइनस 4। t के जगह पे हमने क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर रीसब्स्टिट्यूट किया। अब यानी कि अब एक फैक्टर तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो दूसरा फैक्टर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कितना इजीली आप लोग ने किया होगा, इसको समझ में आया होगा आप लोगों को। मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को उतना ज्यादा इजीली आते रहेंगे। सो दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस का जो ये 5th क्वेश्चन है, थोड़ा देखो ये एकदम ऐसा समझ लो एक बॉल है जिसको फुल टॉस दिया है, छक्का मारो, है ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू 2i, z इज इक्वल टू 2i, दिस टू थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग का डबल है, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये कौन बताता है, यूक्लिड एक्सियोम बताता है। सो ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे कि बताया था कि फुल टॉस बॉल है, 6 मारो इस पे, तो मार दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन ताकि एकदम अच्छे से क्लियरली दिखाई दे जाए। सो दिस इज आवर डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। ओके सो जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये हमारा डायग्राम है ऐसा, इस प्रकार का, और इस प्रकार का डायग्राम है, ये डायग्राम है। एंड दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस इज डी एंड दिस इज बी। सो सारे चीजें हमने लिख ली है। ये है तुम्हारा 80, दिस इज 40 डिग्रीज, दिस इज 70 डिग्रीज, दिस इज वाई, ये एक्सटेंड किया हुआ रदर, ये एक्सटेंड किया है। एंड इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको हम वापस से बना देते हैं, ये इस प्रकार का है। ओके सो दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी एंड दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई। अब ये डायग्राम बनने के बाद में, एंड दिस इज एक्स, अब हमको x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई निकालना है तो x एंड y निकालना पड़ेगा। x कितना है, y कितना है। अब देखो ये जो है ना एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल के लिए, ये क्या है, ये ट्रायंगल के लिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। सो दिस x विल बी इक्वल्स टू, दिस x विल बी इक्वल्स टू 80 प्लस 40, दैट इज 80 प्लस 40। ये क्या एक्सटीरियर एंगल है और ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज 120, x का वैल्यू मिल गया। अब y अगर निकालना है मुझे तो वापस से ये दोनों मिलेगा तभी जाके y मिलेगा। सो एक बात तो पता है ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ये 40 तो ये एंगल भी कितना होगा, 40। अब ये 40 है, ये 70 है। नाउ वी कैन फाइंड आउट y। कैसे, अबे y निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है मुझे। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए। ओहो चलेगा, तो भी ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये ऐसा देखा जाए तो एक्सटीरियर एंगल है। सो y इक्वल टू 40 प्लस 70 लिख देता हूं मैं। So y equal to 40 plus 70, y 40 plus 70 is what, 110. So y भी मिल गया, x भी मिल गया। Now we can substitute here to find out the value of x and y. Add कर दो दोनों को। So that is equal to 120 plus 110. Total is 230. So 230 is x plus y is 230, यानी कि option B is correct option. Let's see the next question. Next question कैसा है वो देख लेते हैं। The number of dimensions a surface has. अब मुझे ये बताओ, एक प्लेन सरफेस है तुम्हारे पास। सो दिस इज अ प्लेन सरफेस। सो जो भी प्लेन सरफेसेस होते हैं वो सब 2D डायग्राम्स होते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशन फिगर्स।
सो एक बात समझ लीजिए, सरफेस आया तो क्या होगा, 2D होगा। सो 2D मतलब 2 डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस होंगे, 2 डायमेंशंस। काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखो कुछ तो इजी आएंगे ही एमसीक्यूज में, ऐसा नहीं कि सबके सब सॉल्व करने वाले ही एकदम डाल दें, ओके, ऐसा नहीं होता। अब इफ 2k minus 1 comma k is a solution of the equation, means this is solution of this। अब ये इसका अगर सोल्यूशन है तो मतलब दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन लिखूं तो दिस इज 10x minus 9y इक्वल टू 12, दिस इज योर इक्वेशन। एंड ऐसा बोला है कि दिस 2k minus 1 comma k इज सोल्यूशन ऑफ इज सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो वी कैन सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2k माइनस 1। ये जो पहला है वो x है, दूसरा जो y है, एंड y इज इक्वल्स टू k। ये दोनों वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं। सो 10 इंटू एक्स इज वॉट 2k माइनस 1 माइनस वाई इंटू 9 इंटू वाई इज वॉट k, है ना, इज इक्वल टू 12। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये इक्वेशन में सिर्फ k है तो k तो मिलना ही है। सो 10 2s are 20, so it's 20k, 10 1s are 10, minus 9k is equal to 12. 20k minus 9k is what, 11k is equal to 12, minus 10 उधर गया तो plus 10, so 11k is equal to 22, and therefore k is equal to 22 into 11 है, सामने गया तो upon 11, so k is equal to 11 1s are 11 2s are, यानी कि k equal to 2, मतलब ऑप्शन बी इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स। अब देखो जरा, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूं, तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। सो अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद में हम इजीली इसको समझ पाएंगे। हमको क्या बोला, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो दिया है, यहां से यहां तक, एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कितना दिया है, 5 यूनिट्स दिया है, 5 यूनिट्स। and the foot of the perpendicular lies on negative direction of x-axis। negative direction of x-axis हमने positive direction of x-axis से बना लिए, but this foot of the perpendicular lies on this negative direction of x-axis। तो चलो हम लोग चेंज करते हैं, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके आते हैं। ओके चलो, तो हमने क्या किया, इसको चेंज करके नेगेटिव डायरेक्शन में लेके आ गए। अब मैं लिखता हूं, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिए। सो दिस इज पॉइंट P। ये पॉइंट P जो है ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पे है 5 यूनिट्स के, सो दिस इज 5 यूनिट्स, एंड दिस इज दिस P ऑन द नेगेटिव साइड। बोला है ना, if the perpendicular distance of a point P from x axis is 5 units and the foot of the perpendicular, ये जो perpendicular बना है उसका foot जो है negative direction of y axis पर लाई करता है, then the point P has x coordinate 5। देखो ये point P का x coordinate क्या होगा, -5 होगा, बिकॉज वो नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो ये तो खारिज हो गया, ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं हो सकता। y coordinate 5 ओनली, y coordinate से क्या मतलब है, हो अब देखो ये जो सिस्टम है ना, ये y कोऑर्डिनेट क्या है। देखो हम लोग, अगर मैं देखूं तो पॉइंट P हमारा यहां भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि पॉइंट P यहां पे हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि पॉइंट P यहां पे हो, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, बराबर ना, x एक्सिस, एंड दिस इज 5 यूनिट्स, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये जो है ये डिस्टेंस वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो जरा, y कोऑर्डिनेट एक बार फिर से देख लो, y कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। सो इट कैन बी दिस इज माइनस, दिस इज +5, और इट कैन बी -5, बराबर है।
देखो जरा, मतलब p का जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव 5 हो सकता है या फिर नेगेटिव 5 हो सकता है। मतलब ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, पॉजिटिव 5 या नेगेटिव 5। ओके, सो x वाला तो कोऑर्डिनेट था ही नहीं, दिया ही नहीं था कि x कोऑर्डिनेट कितना है, ये कहां पे कट कर रहा है x एक्सिस को वो नहीं दिया था, खाली बोला था कि वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है वो नहीं दिया था। लेकिन p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया था फ्रॉम द पॉइंट टू द x एक्सिस, मींस ये डिस्टेंस दिया था, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट। सो p यहां भी हो सकता है, यहां भी होगा, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस को, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को। सो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है पॉइंट, ये भी हो सकता है पॉइंट P, तो ये हो सकता है, तो हमको दिख गया y कोऑर्डिनेट +5 भी हो सकता है या फिर -5 भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, y कोऑर्डिनेट इज +5 और -5। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5, 12 एंड 7, 12 इज। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं फिर से, बिकॉज डायग्राम से समझना बड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारा, तो देखिएगा जरा। So this is our y-axis, this is our y-axis, and this is our x-axis. This is our x-axis. This is our x-axis. ठीक है, डायग्राम ठीक से बना लिया हमने, सबको दिखता भी होगा बराबर से। ठीक है, अब ये डायग्राम, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट प्लॉट करके जब देखोगे तो बहुत इजीली समझेगा इससे। पॉइंट क्या है, p -5, 12। सो एक्स एक्सिस का -5 एंड वाई एक्सिस का 12, तो 12 समझ लो यहां पे कहीं तो भी है ना। सो मैं अगर डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज -5, 12, तो -5 भी बनाना पड़ेगा, इसको मैं पीछे खींच देता हूं, -5, 12। सो दिस इज -5, यहां पे सपोज करो ये -5 है तुम्हारा, दिस इज -5 एंड 12 यहां पे 12 है, ये सपोज करो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर -5 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 12। This is -5 and 12. Okay. So this is -5, 12 प्लॉट किया। और दूसरा जो है वो 7, 12, तो x एक्सिस का 7 सपोज किया, यहां पे x एक्सिस का 7 है, तो 7, 12 अगर मैं देखूं तो ये बनेगा 7, 12। दिस इज वॉट 7, 12, 7, 12। अब उसने क्या बोला, दिस ये P है और ये Q ले लो सपोज करो। सो PQ के बीच का डिस्टेंस निकालो। अब ये PQ का बीच का डिस्टेंस, ये तो हमको समझ में आ रहा है यार, 12 से ही पास हो रहा है पूरा, है ना। सो ये जो डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट का ये सेम है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, और ये परपेंडिकुलर तो पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो एक बात समझ में आती है कि डायरेक्टली मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा ये P और Q का, कि ये और ये ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा। सो ये क्या है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कितना है, 7 यूनिट्स है, और ये क्या है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, दिस इज -5, ये कोऑर्डिनेट है बट द डिस्टेंस इज व्हाट 5 यूनिट्स। सो 5 + 7 इज व्हाट 12 यूनिट्स, है ना। So 12 units is a distance from P to Q. So distance of this PQ is what 12 units, यानी कि ऑप्शन C is what correct option. So हम जितना डायग्रामेटिक वे में इसको समझेंगे उतना इजीली तुम कर पाओगे और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइन L1 is parallel to L2. What is x plus y in terms of W and Z? अब मैं वापस से डायग्राम आपको बना दूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये दिखेगा अच्छे से। सो ये है और इसका और एक लाइन है जो पैरेलल है, दूसरा एक ऐसा लाइन है, ये दिस इज L1 इज पैरेलल टू L2, नाउ दिस इज अनदर लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। तो ऐसे सब लाइंस हैं। नाउ दिस इज L1 एंड दिस इज L2, L1 इज पैरेलल टू L2
आगे ऐसा सब दिया है कि ये x है, दिस इज w, दिस इज x, दिस इज z, दिस इज y। अब हमको लिखना है x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ w एंड z, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। सो x एंड y को w और z के फॉर्म में लिखना है। लेट्स सी, मुझे ये बात तो पता है ना, अगर L1 L2 को पैरेलल है तो x प्लस w इज इक्वल टू 180, x प्लस w इज इक्वल टू व्हाट 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस w, x इक्वल टू 180 माइनस w। ये बात पता है कि ये इससे पैरेलल है तो एक z इक्वल टू x, ये z और y क्या होगा, ये क्या फॉर्म करेगा, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करेगा। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो z इज इक्वल टू व्हाट x, z इज इक्वल टू, ये भी लिख देता हूं, z इज इक्वल टू x। अब रिलेशन क्या लिखना है, x प्लस वाई, सो z इज इक्वल टू y, सॉरी z इज इक्वल टू y, सो y इक्वल टू z, alternate angles are equal and this is interior angles are supplementary, बराबर है, since L1 is parallel to L2। तो ऐसा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस w प्लस z। ये दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गया तो दिस इज 180 minus w plus z is the value. So 180 minus w plus z means option A is what correct option. And let's move towards the next one. इसका मतलब यही है, बार बार मैं बताने की कोशिश करता हूं, मतलब बेसिक एकदम स्ट्रांग होगा तो उसको एनालाइज कर पाओगे आप कि क्या कर रहे हो। तो अब ये 12th क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं MCQs का, तो थोड़ा सा विचित्र टाइप का दिखाई देगा आप लोग को, थोड़ा यूनिक है। अब इसमें क्या बोला है कि दिस ABCD is a square and AZYX is also, मतलब AXYZ is also a square। मुझे क्या बोला है, और एक दिया है dy is 3, तो dy किधर है, d से लेके y, this one is 3, ओके 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में AZ is 2, so this is AZ is 2 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, सेंटीमीटर नहीं लिखता, 2 लिख देता हूं। सो AXZY इज स्क्वायर, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, उसका सब साइड्स इक्वल होंगे। अब मुझे अगर क्या निकालना है BY, तो BY ये टोटल है। सो BY की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिएगा BY, सो BY विल बी इक्वल्स टू दिस, BY इज इक्वल टू BX प्लस XY, BX प्लस XY। सो ये BX पता नहीं है, BX मिलेगा, XY तो पता है 2 है। सो BX अगर मिला तो काम बन जाएगा, BY तुमको मिल जाएगा। अब BY कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान से देखो। सो ये 3 है, जरा ध्यान से सुनना, ये 3 है, ये 2 है, तो D से लेके Z तक कितना मिल जाएगा, दिस विल टोटल विल बी, तो मैं थोड़ा सा देखिए क्या लिख देता हूं मैं, दिस वॉज 2, दिस वॉज 3 गिवन। सो ये टोटल जो था D से Z तक ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है DZA। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, रिलेटेड भी राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल DZA वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम एज, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज है AD। सो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DZ स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, DZ स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। DZ इज व्हाट 5 का स्क्वायर, AZ इज व्हाट 2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 29, दिस इज AD का स्क्वायर एंड देयरफॉर AD इज व्हाट रूट ऑफ 29 यूनिट्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था। सो AD रूट ऑफ 29 है, तो भैया AD, AB, BC, DC सब इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया, रूट 29, बिकॉज AD रूट 29 मिला तो ये भी रूट 29, ये भी रूट 29, ये भी रूट 29, क्योंकि ये स्क्वायर है। बट मुझे निकालना क्या है, BX निकालना है। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल AXB में 2 साइड मिल गया, थर्ड साइड मिलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BXA में BX का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर, BX का स्क्वायर
बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अगेन बाई पाइथागोरस थियरम and again this is by Pythagoras theorem. So ax is what? Ax you have, bx you have to find out. Ax is 2 का square, ab is root of 29 उसका square. Now bx का square 2 का square 4 root of 29 का square is 29. So therefore bx का square is equal to 29 minus 4 that is 25. So therefore bx is equals to 5 centimeter. अब bx कितना मिला 5. So 5 plus 2 is 7 centimeter is by. अब by हमको मिल गया 7 centimeter. इसका मतलब ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन. सो ये क्वेश्चन था एमसीक्यू में. ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं जब दिमाग भरना देगा, तो भैया सोचना है, सॉल्व करना, बेसिक एकदम स्ट्रांग है तो थोड़ा बहुत सोचोगे तो आ जाएगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो भी देख लेते हैं. इफ द मिरर इमेज of the point, this is not at the point, this is of the point P 5, 2 in x-axis is 5 is the point Q and the image of Q in the y is R, then the coordinate of R is, मतलब मिरर इमेज निकालना है. बहुत बढ़िया. सो पहले हम लोग आपको बताने के लिए पहले एकदम मस्त पे की x एक्सिस y एक्सिस बनाते रहे बाबा. सो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर गोइंग टू बी y एक्सिस. सो ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सेस बना. अब क्या बोला है वो देखते हैं. अब ये बोला है कि इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P 5, 2, सो एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 2, दिस इज P 5, 2 इन एक्स एक्सिस इज Q. सो दिस इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस एक्ट एज अ मिरर. सो इसका मिरर इमेज दिया हुआ है. दिस मिरर इमेज इज व्हाट? Mirror image is Q, so this is point Q and this Q. अब देखो Q, ये पॉइंट तुम्हारा मिरर इमेज है, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. दिस इज योर मेन पोजीशन नाउ बिकॉज दिस इज एक्ट एज अ मिरर. दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज मिरर. सो यहां से पॉइंट P, यहां से पॉइंट Q इक्वल डिस्टेंस पे होगा. सो इसका जो y कोऑर्डिनेट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसमें सिर्फ देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा -2 और x कोऑर्डिनेट तो सेम है, दैट इज गोइंग टू बी 5. सो 5, -2. अब क्या बोला है कि एंड द इमेज ऑफ Q इन y एक्सिस इज R. सो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस y एक्सिस इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ ये मिरर. एंड इसका इमेज किसका? Q का इमेज R दिया हुआ है. सो Q का इमेज क्या दिया है? R दिया है. Q का इमेज इज व्हाट? R. Q का इमेज इज व्हाट? R. So again this is going to happen. If this is a mirror, then इसका इमेज इधर आएगा and this is going to be your R. Now this distance is going to be equal to this distance. अब ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा x एक्सिस का कितना? 5 है, तो इधर का भी x एक्सिस का 5 ही आएगा. बट दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस में हो जाएगा x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट. और y कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली सेम रहने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी -2, तो ये भी कितना होगा? -2 होगा, है ना. अब ये हमारा r का कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज -5, -2, यानी कि ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन. ये 14th MCQ जो है थोड़ा सा अगेन अ यूनिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम. द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m निकालना है. ये जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है. लेट अस फाइंड आउट m. क्या दिया हुआ है? 1/7 का स्क्वायर, द होल रेज टू -2, द होल रेज टू -1/3, द होल रेज टू 1/4 इज इक्वल टू 7/m. अब देखिए जरा, ये ऊपर जाएगा तो 7/-2 हो जाएगा. 1/7 का स्क्वायर क्या होता है? 7/-2. द होल रेज टू -2, द होल रेज टू -1/3 and the whole raised to 1/4 is equal to 7/m. अब देखो एक ही पल में सब, दिस इज 7/-2 इंटू, ये इंटू में हो जाएगा -2, फिर उसका इंटू रेज टू -1/3 इंटू 1/4. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. 2 बार माइनस था तो गया, ये 2 2 4 4 गया, इज इक्वल टू 7/m.
7⁻⁻⁻³ बचा, 7⁻⁻⁻³ इज इक्वल टू 7⁻m, सो m का पावर m इज इक्वल टू -1/3, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया, सो -1/3 इज एन ऑप्शन, सो मतलब ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। और यहां पे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन जो था थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने बोर्ड पे, पूछा क्या है, एक्सियोम का सेकंड यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम क्या है इनमें से, वो आपको बताना है। तो ये आप लोग करोगे एज एन होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा यूक्लिड सेकंड एक्सियोम है वो बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर इफ लाइन सेगमेंट AB इज अ लाइन सेगमेंट, इज पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू, अब मैं वापस से अलग एक डायग्राम बना दूं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर, नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर line segment AB, so this is A, this is B and this is A। उसके बाद में this is parallel to line segment CD, now this is parallel to CD, okay, so दिख रहा होगा this is parallel to CD, this is C, this point is C and this point is D। उसके बाद में एक AB बनाया गया है, this BD बनाया गया है, और ये बोला है कि दिस इज योर 5i, दिस इज व्हाट 5i। उसके बाद में ऐसा कुछ दिया हुआ है, दीज आर द लाइन्स लाइक दिस एंड वी हैव लाइक दिस। उसके बाद में दिस इज योर y, दिस इज 2y, अगेन दिस इज y, ऐसा दिया गया है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y बोला है। सो एक बात समझ में आती है कि अगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB CD को पैरेलल होगा सो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। सो दिस एंगल एंड ये एंगल, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। वाई? बिकॉज दिस आर इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो ABD प्लस BDC, angle ABD plus angle BDC is going to be supplementary as it is interior angles. So interior angles are going to be supplementary. So this is X, this is 2y, this is Y, 2y and Y. So total angle is what? ABD क्या है? Y plus 2y plus Y. And BDC क्या है? BDC is what? 5y. And this total is what? 180. It means 5y plus 4y is 9y. 9y is equal to 180. So y equals to 180 upon 9 into 9 सामने का तो upon 9. Therefore y equal to 9 2s 18. Y equal to 20. यानी कि ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सोल्यूशन -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा इसका सोल्यूशन, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये मतलब इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ये तीनों होगा। मतलब ऐसा लाइन बताओ जो जहां पे जो ये तीनों पॉइंट से पास होता हो। तो चलिए पहला अगर मैं देखूं कि y इक्वल टू -x, सो मतलब दिस इज, ये इधर आ जाए तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू a वाले में इक्वल टू 0 है ना। अब ऐसा जब मिल रहा है मुझे तो LHS इज व्हाट x प्लस वाई एंड RHS इज व्हाट 0। अब पहला जो RHS इज व्हाट 0, राइट हैंड साइड क्या है 0 है जब मैंने इसको सॉल्व किया। अब इसमें क्या है कि मैं पहला जब पॉइंट डाल रहा हूं -2, तो LHS क्या आ जा रहा है x प्लस वाई, x कितना है -2 प्लस 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, तो बराबर है इक्वल टू RHS। मतलब ये पॉइंट ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ये लाइन है, अदरवाइज हम यही कंडीशन दूसरे वाले के साथ भी इस्तेमाल करके देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट 0, है। ऑल्सो LHS अगर मैं देखूं तो क्या था x प्लस वाई, x इज 0, y इज ऑल्सो 0, सो 0 प्लस 0 इज 0 विच इज इक्वल टू RHS। मतलब ये सेकेंड पॉइंट ने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब थर्ड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट कौन सा भाई,
थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2, -2, ये LHS में डालते हैं। LHS इज व्हाट, x प्लस वाई, x इज व्हाट 2 एंड y इज व्हाट -2, सो इट इज अगेन गोइंग टू बी 0 विच इज इक्वल टू व्हाट RHS। मतलब ये तीनों पॉइंट्स ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वही इक्वेशन ने तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई किया, मतलब ये लाइन जो है ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो हम कोई भी एक इक्वल टू नहीं आता तो हम दूसरा पॉइंट दूसरे पे जाते, बट वहीं पे आ गया तो दूसरे पे जाने का जरूरत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास कि इन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB, ABC ACB से कॉन्ग्रेंट है, देन ABC इज एन आइसोसेलेस विथ, लेट्स सी अगर मैं डायग्राम बना दूं तुम्हारा, सो दिस इज आवर डायग्राम एंड ये क्या है इसमें दिया गया है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ACB, यानी कि AB जो था वो AC को करस्पॉन्ड करेगा। AB इज इक्वल टू AC, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट दो से क्या बना है, यहां पे AB, यहां पे AC बना है, सो AB इज इक्वल टू AC, मीन्स ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज दो साइड्स इक्वल हैं। लेकिन कौन से दो साइड्स इक्वल है, वो AB AC से इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मतलब मल्टीपल चॉइस हमने खत्म कर लिया, जैसे कि मैंने बताया था। अब दो क्वेश्चन जो है 19th और 20th, ये भी मल्टीपल चॉइस में है बट असर्शन रीजनिंग है। सो लेट्स सी कैसा क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग होता है, और डायग्राम भी शायद मुझे लग रहा है कि एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। In the figure BA is parallel to ED, this BA is parallel to this ED, ठीक है, सो ये इससे पैरेलल दिया हुआ है। BC is parallel to EF, वो भी दिया हुआ है। ABC is 80, it is not 180, it's 80, ओके ठीक है, मैं कलर कर देता हूं ब्लैक। So this is going to be your 80 degrees, ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। So this AB is parallel to this, AB is parallel to ED, BC parallel to EF, and this ABC is 80 degrees, then DEF is 100, DEF is what 100, why? अब देखो ये 80 है तो we know that ये 80 होगा, तो ये एंगल भी 80 होगा, ये एंगल भी कितना होगा, this angle is also 80, ये 80 तो ये भी 80, corresponding angles, and 80 plus this angle because this is parallel to this, so 80 plus this x is equal to 80 plus x equal to 180, interior angles are supplementary, so x equal to 180 minus 80, that is 100। so मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। assertion is what, true, this is what ट्रू, सही है। अब आगे देखते हैं, if the transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal and each pair of consecutive interior angles are supplementary। मतलब ये भी तो ट्रू है, इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। और ये हमने करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर एंगल वाला ही रीजन यूज किया है टू फाइंड आउट दिस 100। मतलब ये रीजन जो है वो एक असर्शन का, ये एक स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है, मतलब ये जो 100 आया उसका करेक्ट रीजन है ये वाला। सो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड दिस रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो दिखते हैं ए में ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, यस बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब वो रीजन जो था, रीजन स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट रीजन वाला वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, मतलब ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन।
ऐसे ही हमको ढूंढना रहता है। अब सेकेंड वाला मैं पढ़ूंगा तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ठीक है करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा नहीं है। यहां पे दिख रहा था मुझे कि हमने करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर एंगल्स वाला ही हम लोग ने रीजन यूज किया था, मतलब रीजन भी उसका करेक्ट था, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट आर, बट सॉरी ये जो ए है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, आर रॉन्ग है, नहीं है, आर तो ट्रू है भाई। उसके बाद में मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसमें ए इज रॉन्ग, ए किधर रॉन्ग है, ए भी राइट है, मतलब खाली एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए। तो आप ऑप्शन पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करोगे, सेम टाइप में है, बहुत इजी है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस मीट्स एक्स एक्सिस एट -6, 0। अब करते हैं भाई, करते हैं। अब होता क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन आता सर कान खड़े हो गए। अब देखो ये द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस मीट्स एक्स एक्सिस, कहां पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा, तो इक्वेशन इज 4x + 3y = 24। ये तुम्हारा इक्वेशन है। एक्स एक्सिस पे कहां मीट करेगा, वाई एक्सिस पे कहां मीट करेगा, कैसे पता चलेगा भाई? तो एक बात समझ लो कि जब एक्स एक्सिस पे मीट करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और जब वाई कोऑर्डिनेट मीट करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां पे क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x + 3y = 24 मीट्स एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 4x + 3 × 0 = 24। सो 4x = 24, so x = 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 4, 4 6 = 24। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव 6 होना चाहिए था, बट यहां पे -6 दिया हुआ है, तो क्या ये सही है? नहीं सर, तो ये दिस इज व्हाट, फॉल्स। सो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो असर्शन करेक्ट नहीं है, तो कहां पे रॉन्ग है भैया असर्शन? असर्शन यहां पे भी करेक्ट दिया, असर्शन यहां पे भी करेक्ट दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। असर्शन यहां पे भी करेक्ट दिया तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में असर्शन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ए इज रॉन्ग, सही है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म a, 0। यस ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सपोज करा a है एक्स एक्सिस, तो a, x 0 के फॉर्म में होगा, मतलब रीजन जो था वो करेक्ट है ना, रीजन जो था वो करेक्ट है, ट्रू है। सो रीजन ट्रू है बट स्टेटमेंट जो था, असर्शन जो था वो रॉन्ग था, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। और असर्शन रीजनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से तुमने कर लिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हमने एक एक मार्क का 20 क्वेश्चन किया, यानी कि आपको यह बात समझ में आ गई कि सेक्शन ए में सब एमसीक्यूज आने वाले हैं और 20 एमसीक्यूज होंगे जिसमें 2 असर्शन रीजनिंग होंगे। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। इसमें 2 मार्क के हर एक क्वेश्चंस होंगे और चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 2 ही इर्रेशनल नंबर लिखने हैं 3 और 4 के बीच में। अब मुझे बताइए 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर मिलेगा? 3 और 4 के बीच में, लेट्स सी कैसे हम इसको ढूंढते हैं। रूट ऑफ 3 इज गोइंग टू बी, रूट ऑफ 3 एक ऐसा लिख दें हम लोग कि कोई टर्मिनेटिंग ना हो, तो लिख सकते हैं 3.436275000001 00001। नहीं तो एकदम सिंपल बताता हूँ, चलो जो हम लोग हमेशा अक्सर एनसीईआरटी में भी लिखते हैं। सो इनके बीच में तो ऐसा लिख सकते हो 3.01 001 0001 00001। ना तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, देखो डॉट 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 डाल दिया, तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना तो ये रिपीट हो रहा है। इसमें 1 0 के बाद 1 है, 2 0 के बाद 1 है, 3 0 के बाद 1 है, तो मतलब दिस इज इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आगे वाला ऐसे ही 2 के साथ लिख दो, तो 3.02 002 0002 00002 and so on। Again these are irrational numbers between 3 and 4। काम हो गया, 2 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x + y इज अ फैक्टर ऑफ दिस।
अगर x प्लस 5 फैक्टर है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3k, then x plus 5 equal to 0. So x equal to minus 5 is 0 of p of x. So ये अगर फैक्टर है तो ये x equal to minus 5, इसको इक्वेट किया 0 के साथ में, तो x equal to minus 5 मिला, तो मतलब x का जो ये minus 5 वैल्यू है वो p of x में डालने पे 0 मिलेगा, है ना। जो फैक्टर होगा उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा p of x का। तो मतलब इफ दिस इज 0 ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, मतलब x के जगह पे माइनस 5 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। सो माइनस ऑफ, ये माइनस ऐसे लिखा है, x इज व्हाट, माइनस 5, तो x के जगह पे माइनस 5 उसका स्क्वायर प्लस x इज व्हाट, माइनस 5 प्लस 3k विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब माइनस 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 5, माइनस 5 का स्क्वायर इज व्हाट, पॉजिटिव 25, बराबर ना, 25, बट आगे तो माइनस है उसके, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस 25 माइनस 5 इज व्हाट, माइनस 30 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। सो 3k इक्वल टू माइनस 30 इधर के तो प्लस 30, सो k इक्वल टू 30 अपॉन 3, सो k इक्वल टू 3 10 30। सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिसमैन एंड अ थीफ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ज्वेल बॉक्स। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बट क्या होता है, कॉम्पिटेटिव टाइप्स आते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ये केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया होगा। तो इसमें दिया है एक पुलिसमैन एक थीफ है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ ज्वेल बॉक्स। अपॉन कंसिडरिंग ज्वेल बॉक्स एज द ओरिजिन ऑफ द पुलिसमैन इज 0,5। ठीक है, अब मेरे को वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाना पड़ेगा। दिस इज आवर y axis, this is our y axis and this is our x axis. This is x axis and this is what, y axis. देखो एकदम डीप नॉलेज होगा तो हम डायग्राम बना पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। A policeman and a thief are equidistant from the jewel box. Upon considering jewel box at the origin means this is the jewel box J. Okay? आगे, the policeman position is, the position of the policeman is 0,5. This lies on y axis. Y axis पे because its x coordinate 0 है तो 0,5 lies on y axis. So यहाँ पे policeman है, and thief जो है वो ज्वेल बॉक्स से इक्वल डिस्टेंस पे, जितना पुलिसमैन डिस्टेंस पे उतना ही ज्वेल बॉक्स से थीफ भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। सो ऑब्वियसली दिस एंड दिस विल बी सेम, है ना, इधर ही होगा ना, वाई एक्सिस पे ही होगा, बिकॉज पुलिसमैन वाई एक्सिस पे है, तो ये भी वाई एक्सिस पे होगा, तभी जाके वो इक्वल होगा। अब ये क्या है, वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे है तो -5 पे होगा। सो पूछा है, इफ द एब्सिसा ऑफ द पोजिशन ऑफ द थीफ इज 0, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, देन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ द थीफ। सो थीफ का पोजिशन क्या है, 0, -5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओगे तो बहुत इजी तरीके से ये सब समझेगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ए एंड बी इन द गिवन फिगर, ए एंड बी निकालना है फिगर में से। अब मुझे ये बात तो पता है ना कि ये दोनों मिला के देखो जरा, ये दोनों b और ये 3b मिला के दोनों क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। सो ये क्या फॉर्म होगा भैया, लीनियर पेयर। तो लिख देता हूं मैं कि b प्लस 3b इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स। So 4b equal to 180, so b will be 180 into 4 सामने गया तो अपॉन 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20, so b मिल गया 45।
वैसे ही अगर और एक चीज मैं ध्यान से देखूं तो मुझे और एक चीज ध्यान से दिखता है कि ये और ये मिला के 180 है, बट उतना करूं क्यों मैं? एक बात तो ये भी है ना कि ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. So A is equal to B. These are vertically opposite angle and therefore A equal to B equal to 45 each. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. इन ट्रायंगल ABC अल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल. अल्टीट्यूड्स आर इक्वल. आपको अलग अलग करके बताऊंगा मैं इसको. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. गिवन लिख देता हूं. सो अल्टीट्यूड BE is equal to CF. बराबर है, ऐसा दिया हुआ है. Then you have to prove triangle ABC is isosceles triangle. Isosceles triangle prove करने के लिए क्या prove करना पड़ता है? We know that in an isosceles triangle two sides are equal. तो चलो, मैं अगर AB AC से प्रूव करने में कामयाब रहा तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस बिकॉज टू साइड्स AB एंड AC विल बी इक्वल. अब हम क्या करते हैं, हम डायग्राम फिर से आपको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं और डायग्राम के थ्रू, अलग अलग डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे. जरा ध्यान से देखिएगा इसमें. This triangle is triangle AFC. This F is 90 degree. And वैसे ही एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं. This is A, this is E, and this is B. Now this is 90 degree. Altitude दिया है तो 90 डिग्री है ना भाई. BE and CF are the altitude. Altitudes मतलब परपेंडिकुलर हाइट. अब इसमें और क्या दिया हुआ है, इसमें BE is equal to CF. BE is equal to what? CF. BE is equal to CF. ये दोनों इक्वल दिया हुआ है. अब ये अगर दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में कामयाब रहा तो AB विल बी इक्वल टू AC. अब प्रूफ देखिएगा, बहुत सिंपल है और आपने बार बार किया हुआ होगा. ये इससे इक्वल है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अब मुझे ये बताना EAB का मतलब, EAB किधर है ट्रायंगल में? EAB ये एंगल है, EAB है ना. EAB देखो, EAB दिस एंगल. और FAC देखो, FAC यार वही एंगल है. मतलब इसमें क्या है, ये कॉमन एंगल है ना. तो ये बात एकदम यूनिक होती है, कॉमन एंगल को पहचानना. अगर वो जान जाओगे तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन. सो अब मुझे ट्रायंगल दिख गया, एंगल फिर साइड आ रहा है. सो AAS टेस्ट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. नाउ वी विल राइट डाउन इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABE एंड ACF. ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल this EAB is equal to angle FAC. These are what? Common angle. दोनों ट्रायंगल में ये एंगल. उसके बाद में this angle AEB is equal to AFC. Angle AEB is equal to angle AFC. Both are 90 degree. 90 डिग्रीज ईच. बराबर है. उसके बाद में B is equal to CF. BE is equal to CF. This is what given. बराबर है. Therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF by AAS test. Triangles congruent, so corresponding parts are equal. Corresponding parts are equal. What it means? It means that
ये ए बी जो था ए सी से इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड देयरफॉर दो साइड्स इक्वल हो गए ए बी ए सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल था, बेसिक एकदम अच्छे से होना चाहिए आप लोगों का, ताकि ये सब टाइप का क्वेश्चंस आप कर पाओ। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आपको बताया गया, अब ये थर्ड सेक्शन पे आ गए, सेक्शन सी पे। सो सेक्शन सी को हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन जो था आपको बता दूं, देखो एमसीक्यूज जो था वो फर्स्ट सेक्शन में आता है, ऐसे 5 सेक्शन में बनेंगे। तुम्हारा एमसीक्यूज कितना आता है, ये दिस इज सेक्शन ए, उसके बाद में सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी। सो दिस इज आवर सेक्शन बी, लिख देता हूं मैं, सेक्शन ए एमसीक्यू, 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 एंड दिस इज वेरी शॉर्ट टाइप, दिस इज सेक्शन बी। उसके बाद में अब हम सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन सी देखो शॉर्ट टाइप, सो दिस इज सेक्शन सी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ 3/4 द होल रेज टू 6, दिस इज 3/4 द होल रेज टू 6 into 16/9 the whole raised to 5 is equal to 4/3 the whole raised to x, then you have to find out the value of x. x की वैल्यू निकालनी है। अब ये 4/3 के फॉर्म में, इस सबको 4/3 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। ये 3/4 है, इसका उल्टा कर दिया जाए, 4/3 लिख दिया जाए, तो ये पावर जो हो जाता है वो नेगेटिव में हो जाती है। अब a by b the whole raised to m, it means that b by a the whole raised to minus m, तो वो कर दिया। अब into 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, the whole raised to 5 is equal to 4/3। अब इसका मैं 4/3 the whole raised to minus 6 लिख दू, into this is 4/3 the whole का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सो 4/3 द होल स्क्वायर, रेज टू क्या है 5, सो इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 4/3 द होल रेज टू क्या है x है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, सो a रेज टू m इंटू b रेज टू m, तो मतलब ऐसे लिख दू 4/3 द होल रेज टू पहले -6 इंटू 4/3 द होल रेज टू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 4/3 द होल रेज टू x। अब ऐसा हो गया कि ये आया a रेज टू m इंटू b रेज टू a रेज टू m इंटू a रेज टू n के फॉर्म में, है ना। चलो a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, सो a रेज टू m इंटू a रेज टू n, सो दिस इज 4/3 द होल रेज टू -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4/3 द होल रेज टू x। So this is 4/3 the whole raised to -6 plus 10 is what, 4 is equal to 4/3 the whole raised to x. Therefore this power x is equals to what, 4, because base is same. So 4 is equal to x, that is x equals to 4. आप इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फैक्टराइज दिस वन। अब p ऑफ x तुमको दिया हुआ है, p ऑफ x इज व्हाट, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3√2 इंटू x प्लस 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसा सब। इसको देखते हैं किस प्रकार कर पाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर 1 को लास्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू करने पे +4, एडिशन करने पे 3√2। अब ये √2 प्लस √2 आता है, या √2 माइनस √2 आता है ना। सो ये √2 और √2 रहेगा, तभी जाके ये √2 के फॉर्म में एडिशन सब्सट्रैक्शन में आएगा, दोनों टर्म में √2 रहेगा तभी। तो चलो अब मल्टीप्लाई करो, तो √2 इंटू √2 2 2 ज़ा 4 होता है, तो एक कहीं भी जगह 2 डाल दो। सो दिस इज 1√2 एंड दिस इज 2√2। अब हमको मालूम है जब +2√2 प्लस 1√2 लेंगे तो एडिशन करने पे +3√2 आएगा, और मल्टीप्लीकेशन में प्लस 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 √2 इंटू √2 2 2 ज़ा 4, मतलब सही है। अब यहां पे देखिए दिस इज 1x स्क्वायर प्लस स्प्लिट किया दो फॉर्म में, दैट इज 2√2x एंड 1√2x एंड आगे +4। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट दो में से और बाद वाले दो में से। तो
तो फर्स्ट दो में से x कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर में से एक x बाहर तो एक x अंदर, प्लस यहां से क्या बचेगा 2√2। इन दोनों में से √2 बाहर ले सकते हो, तो 1√2 बाहर लिया तो यहां से x बचेगा, प्लस √2 इंटू √2 2 2 जा 4, तो प्लस 2√2। अब वापस से हम देख पा रहे तो दोनों में x प्लस 2√2 इज कॉमन, यहां से x प्लस √2, काम हो गया खत्म। सो सिंपल इट इज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज करने के बाद में मार्क द पॉइंट, ये पॉइंट मार्क करो ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन द पॉइंट्स इन एन ऑर्डर, आइडेंटिफाई द फिगर सो ऑब्टेन्ड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये हमको डायग्राम बनाना भी है ग्राफ पे, फिर ये फिगर कैसा फॉर्म कर रहा है वो भी बताना है, और उसके बाद में उसका एरिया भी बताना है कि भैया वो एरिया क्या, एरिया का वैल्यू कितना है उसका। तो अगर मैं y एक्सिस बनाता हूं, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, a is 2,2, दिस इज 2,2 सपोज करो यहां पे, a is what 2,2। एक मिनट, a is what, this is x axis, this is y axis, a is 2,2, x का 2 y का 2 सपोज करो यहाँ पे, this is 2,2, this is a। दूसरा जो है 2, -2, 2 x एक्सिस का, y एक्सिस का -2। चलो देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। This is 2 and this is going to be -2, okay। आगे c is -2, -2, हो c is -2, -2, ठीक है। so this is c is -2, -2, so this is going to be -2। again d is going to be -2, -2 x axis का, -2, -2 यहाँ पे आएगा d, तो चलो बना देते हैं। This is -2, 2. This is what going to be, this is 2 and this is -2. So this is -2, 2. This is point D. So obviously अगर मैं देखूँ तो ये 2, ये 2, 4, ये 2, ये 2, 4, ये 2, ये 2, 4, 2 and 2, 4, सब साइड्स इक्वल है, तो and ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को, so this is going to be a square। So quadrilateral ABCD is square। अब area of quadrilateral ABCD is side square is the formula। साइड का वैल्यू कितना, ये 2 प्लस ये 2 4 है, मतलब 4 यूनिट्स इज अ साइड। सो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस quadrilateral, so formed after plotting this on the graph। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। राइट 3 सॉल्यूशंस ऑफ, अभी इसका 3 सॉल्यूशंस आपको लिखना है। सो दिस इज 15x - 2y इज इक्वल टू 7। 3 सॉल्यूशंस लिखना है, मतलब 3 सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे? जब एक सॉल्यूशन लिखते हो, एक सॉल्यूशन निकालते हो, तो पहले एक अपने मर्जी से कोई वैल्यू असाइन करते हो। सो x की वैल्यू हमने सपोज किया, x की वैल्यू अपने मर्जी से असाइन कर दी, x इक्वल टू 0। सो दिस इज 15 इंटू 0 - 2y इक्वल टू 7। So 15 zeros are 0, -2y equal to 7, so -2y equal to 7, so y equal to 7, ये into 2 सामने तो upon 2 upon -2, 2 1s are 2 3s are 6.5, it means what, y equal to -3.5, so x 0 था तो -0, -3.5 is the first solution। second solution कैसे ढूंढोगे? वापस से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू अपने मन से पुट करते रहो तो y का वैल्यू मिलते रहेगा। अब x इक्वल टू 1 रहा तो 15 इंटू एक्स इज वॉट 1 -2y इक्वल टू 7, 15 1s are 15, -2y इक्वल टू 7, सो -2y इज इक्वल टू 7 प्लस 15 इधर गया तो -15, बस सिंप्लीफिकेशन। सो -2y इक्वल टू 7 -15 इज वॉट -8,
माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 8/2, सो देयरफॉर y इक्वल टू 4। सो सेकेंड सोल्यूशन ऐसा है कि 1 लिया तो 4 आया। अब थर्ड सोल्यूशन निकालने के लिए x इक्वल टू 3 लो और तुम लोग y का वैल्यू निकालो। सो दिस इज योर होमवर्क एंड आंसर जो भी आएगा इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आप लोग सोल्यूशन में सोल्यूशन जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, इससे भी इजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, इन द फिगर दिस AC, अब देखो AC इज इक्वल टू XD, क्या बोला है, दिस AC इज इक्वल टू XD, और उसके बाद C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। चलो हर एक चीज लिख लो गिवन में ताकि आपको समझे गिवन में क्या लिखोगे। AC is equal to XD and C is midpoint of AB, D is midpoint of XY, then you have to prove, क्या प्रूव करना है भैया, कि यूक्लिड्स एक्सियम यूज करके AB इक्वल टू XY प्रूव करना है, ठीक है। अब पहला देखना सॉल्यूशन प्रूफ में, फर्स्ट पॉइंट, इट इज गिवन दैट AC इज इक्वल टू XD। नहीं तो पहले ऐसा लिखो, मिड पॉइंट दिया हुआ है तो उसका वैल्यू लिखेंगे, D इज मिड पॉइंट, पहले C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मतलब अब AC का रिलेशन हम निकालते हैं तो AC इज हाफ ऑफ AB, AC इज हाफ ऑफ AB, AC इज हाफ ऑफ AB। वैसे ही वाई, बिकॉज C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AB दिया है। वैसे ही सेकेंड पॉइंट में दिस XD इज हाफ ऑफ XY, XD इज हाफ ऑफ XY, वाई, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ, D इज मिड पॉइंट ऑफ XY, पढ़ा था ना। मिड पॉइंट क्या करता है, सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब XD, अगर D मिड पॉइंट है तो XD क्या होगा, XY का पूरा हाफ होगा, तो वो लिख दिया। अब तुम्हारे पास क्या गिवन है, तुम्हारे पास गिवन है कि AC इज इक्वल टू XD, दिस इज व्हाट गिवन। अब मेरे पास एक एक्सियम था, टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये देखो, ये भी AC से इक्वल है, ये XD से इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। AC किससे इक्वल है, AC इक्वल टू XD एंड AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, XD इज इक्वल टू हाफ ऑफ XY। दिस इज फ्रॉम 1 and 2, पढ़ा था ना एक्सियम में, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ XY। अगर हमने एक्सियम में ऐसा भी पढ़ा था कि अगर कोई दो चीजें इक्वल है तो उसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो भैया अगर हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ XY से इक्वल, देन AB इज इक्वल टू XY एज वेल, है ना, मिल गया, AB इज इक्वल टू XY। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब यहां पे आप देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि ये AB जो था वो AC से इक्वल है। चलो लिख देते हैं, AB इज इक्वल टू AC। डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, होप कर सकते हैं ये, और मैं चाहिए तो इसको डार्क करता हूं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D। एक मिनट, नहीं तो अलग डायग्राम बना देता हूं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, डायग्राम बन गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर, दिस इज A, this is B, this is D, E and C. It is given that AB is equal to AC and BD is equal to CE भी दिया हुआ है। You have to show that AD is equal to, ये this is you have to prove,
दिस इज टू प्रूव, आप लिख सकते हो। अब प्रूफ देखना, बहुत सिंपल करने वाला हूं दोस्तों। तो पहले मैं ये लिखूंगा, अगर ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रेंट मिल गया तो एडी एई से इक्वल मिल जाएगा। इसका बात ऐसा है, एडी जो था एई से इक्वल कब मिलेगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट मिल जाएगा। तो इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट मिलने के लिए ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, बट और कोई कुछ चाहिए तब जाके हम कुछ बोल सकते हैं। सो इफ AB is equal to AC, then angle B is equal to angle C. क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो पहले मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, this AB is equal to AC. This is what given. अगर AB AC से equal है, so if two sides are equal, then the angle opposite to them are also equal. So AB अगर AC से equal है तो इसका opposite में ये आता है, इसके opposite में ये आता है, ये दोनों angles भी क्या होंगे, equal होंगे। So angle B is equals to angle C. Isosceles triangle theorem से। अब सेकेंड पॉइंट में, इन ट्रायंगल दिस ABD and triangle this ACE, it is given that AB is equal to AC. This is what given, AB AC से इक्वल दिया है। उसके बाद में एंगल B एंगल C से इक्वल है, प्रूफ किया हमने वन में, एंगल B is equal to एंगल C इन फ्रॉम वन। उसके बाद में हमने ये दिया हुआ है हमें कि BD C से इक्वल है, तो BD is equal to C, so BE is equal to, वो भी प्रूफ करना था ना, ठीक है, बाकी तो दिया हुआ है। दिस BD is equal to C दिया हुआ था, तो वो भी लिख देते हैं। अच्छा, BE is equal to CD दिया है, BE is equal to CD दिया है, तो थोड़ा ध्यान से, हमको BD is equal to C दिया ऐसा नहीं है, तो पहले वो भी प्रूफ कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट शुड बी लाइक दिस। ओके, ये मैं सेकेंड पॉइंट इधर लिखता हूं, ये थर्ड पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास दिया हुआ है कि BE is equal to CD। नाउ दिस BE is what? टोटल BE अगर मैं देखूं तो BD प्लस D, B क्या है, BD प्लस D, एंड CD क्या है, CD is DE प्लस EC, DE plus EC. So DE, D get cancelled from both the sides. So BD is equal to EC. अब मिला BD is equal to EC. So लिख देता हूं BD is equal to EC. BD is equal to EC. This is from second. Okay. So अब दिख रहा है मुझे SAS टेस्ट से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACE बाय SAS टेस्ट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई AD इज इक्वल टू AE, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AE, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब आपको मैं ये करने के बाद एक बात बोलूंगा कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो देखा आपने इधर उधर देखना पड़ता है बाद में। सो क्वेश्चन एटलीस्ट एक दो बार जरूर पढ़ना, जब भी एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन दो बार एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ो। ये बात दिमाग में डाल लो कि दो बार क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको एनालाइज करके, डायग्राम को एनालाइज करके देखना क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ओके, और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे सेक्शन सी खत्म होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन डी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद में सेक्शन ई आएगा डी के बाद में, दैट इज गोइंग टू बी योर केस स्टडी क्वेश्चन। सो देखते हैं क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू सिंप्लीफाई या रैशनलाइज, रेदर सिंप्लीफाई के बदले रैशनलाइज लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, तो रैशनलाइज। ओके, 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। अब इसको रैशनलाइज कैसे करें? बच्चे लोग को प्रॉब्लम कहां होती है मालूम है? दो ऐसा दे दिया 1/2 प्लस √3, अरे सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हो गया। अब यहां पे 3 टर्म आ गया ना, तब प्रॉब्लम आ जाती है। बेटा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, करना वही है, खाली दिमाग लगा के करना है।
अब देखो दिमाग क्या लगाना है तुमको, हमको ये बात समझ में आती है तीन टर्म में 3 + 2 5 होता है, तो ऑब्वियसली हम इसको एक टर्म मान लेंगे और इसको एक टर्म मान लेंगे। तो जब रैशनलाइज करते हो तो क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना। सो √2 + √3 + √5, ओके, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो कॉन्जुगेट आएगा √2 + √3। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर यहाँ का भी साइन चेंज कर देते और यहाँ का भी नहीं, हमको क्या है एक साइन चेंज करनी है। ये एक टर्म है a, ये एक टर्म है b, सो a + b ट्रीट करो। सो इसका कॉन्जुगेट आएगा a - b, सो क्या हो जाएगा -√5। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो इसका कॉन्जुगेट √2 + √3 -√5। अब ये होने के बाद में मुझे ये बात समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर फिर से किसके फॉर्म में आ गया, a + b, a - b के। सो वो क्या होना चाहिए, a² - b²। a मीन्स व्हाट, √2 + √3, उसका स्क्वायर -b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, इट मीन्स a² - b² हमने लिखा। और ऊपर तो 1 × सेम थिंग विल बी सेम थिंग, दैट इज √2 + √3 -√5। ओके, अब ये होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं वो देखिए। सो एक चीज इसमें ये भी है कि ऊपर √2 + √3 -√5 आया और नीचे आया a + b द होल स्क्वायर। सो इट विल बी a² + b² + 2ab, ऐसा लिख सकते हो। सो √2 + √3 द होल स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर -2 इंटू √2 इंटू, सॉरी प्लस है ना, प्लस में तो +2ab सही है। सो +2 इंटू √2 इंटू √3 माइनस ऑफ √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। सो दिस इज इक्वल्स टू √2 + √3 -√5। यहां पे √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 +2 इंटू 3 2 = 6, तो रूट के अंदर 6 -5। अब यहां पे मैं देखूं तो ये टोटल +5, ये -5 गेट कैंसल्ड ऑफ। सो दिस इज √2 + √3 -√5 अपॉन 2 √6। अब प्रॉब्लम यह है कि वापस से रूट नीचे है, मतलब नीचे रैशनलाइज हुआ नहीं है। अब वापस से रैशनलाइज जब करोगे तो देखो अब सिंगल टर्म है √6, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं √6 से और डिवाइड करूं √6 से, तो √6 × √6 विल बी 6, विच इज रैशनलाइज्ड फॉर्म, है ना। सो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा, सिंगल होगा तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो देखो अब जरा, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा √2 इंटू √6, बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू √6 2 = 12, 3 इंटू √6, 6 3 = 18, -5 6 = 13, the whole upon this is 2 into √6 into √6 is 6। सो अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है भाई। ये जो √12 है, √18 है, √30 है, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो तो रैशनलाइज हो चुका है, 6 2 = 12, अभी कोई रैशनल नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब इसको हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज मतलब सिंप्लीफाई करते हैं सिर्फ, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो √12 की बात करूं तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, उसके बाद में 3 1 = 3। तो ऑब्वियसली अगर रूट को बाहर निकालना है तो पेयर में होना चाहिए। तो ये देखो इन दोनों की शादी हो चुकी है, 2 and 2 है, 2 बार है, मतलब पेयर बना चुके हैं इन लोग। तो भैया ये जेल से बाहर आ गए, तो ये 2 बाहर आ गया, ये अकेला बचा हुआ है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब इसको ना सामाजिक बहिष्कार है, तो इसको अंदर रख दो जेल के अंदर, √3। वैसे ही √18 का भी मैं बात करूं, सो 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = ये देखो इसने पेयर बना ली इसके साथ में 3 और 3 की। सो 3 इज कॉमन, जो बच गया वो रूट के अंदर, और आगे -30 को मैं देख पा रहा हूं, तो 30 में कोई भी कॉमन नहीं है। 2 15 = 3 5 = 5 1 = तो कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आने का, मतलब कोई भी शादी नहीं हो रही है। तो भैया इसको जेल के अंदर ही बंद करके रखो, √30। सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, और कैसे रैशनलाइज किया ये बात आपको
पता चल गई। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फैक्टराइज दिस p of x is given, p of x is 3x स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब है ना, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। फैक्टराइज बोला है लेकिन देखो क्यूबिक है, बट क्वेश्चन में बता दूं देख के बच्चे डर जाते हैं, होता इजी है। अब यहां पे क्या है, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कि इस दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल पाऊंगा। इन दोनों में से मेरे को क्या 3x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। 3x स्क्वायर जब कॉमन आया तो 3 और x क्यूब में से x स्क्वायर बाहर गया तो x अंदर बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बाहर तो 1 बचेगा। इन दोनों में से प्लस 2 बाहर ले लिया तो यहां से x माइनस 2 1 जा 2। सो एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम x माइनस 1 जो कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x स्क्वायर और प्लस 2। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकता तो और करता, बट यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, कोई फॉर्मूला यूज होता नहीं है, तो लेट इट बी। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ज्योमेट्री का है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे जब देख रहे हो एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। AB is parallel to CD. This AB is parallel to CD. This is 35, this is 80, this is y minus 30. अब देखो x y निकालना है, तो एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये इससे पैरेलल है तो ये 35 है, तो ये एंगल भी 35 होगा। y बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। तो चलो लिख देते हैं भाई कि x इक्वल टू डायरेक्टली 35y, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल y बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB CD को पैरेलल है तो x इक्वल टू 35 डायरेक्टली मिल गया मुझे। अब ये मिलने के बाद में ये ट्रायंगल में तीन ये वैल्यू मिल गई है मुझे। अब ये वैल्यू पता चल गई 35 है। सो ये ट्रायंगल में दो एंगल अगर मिल जाता है तो तीसरा एंगल मिलेगा ही बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। यानी कि इन ट्रायंगल ABD दिस 80 प्लस 35 प्लस y, 80 plus x plus y, let it be 80 plus x plus y is equal to 180. Angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is 180. This 80 plus x निकाल चुके 35 plus y equal to 180, and therefore this y equals to 180. This total is 115. So y equal to 180 minus 115, which is going to be 65. So y equal to what? 65. अब y भी निकाल चुके, x भी निकाल चुके, इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 65। अगर ये 65 है, मुझे z निकालना है, a एंगल पता है, ये एंगल मिलेगा तो z मिल जाएगा। दिस इज व्हाट y माइनस 30। अब y माइनस 30 इज इक्वल टू y इज व्हाट 65, 65 माइनस 30, 65 minus 30 which is going to be 35. So y minus 30 is what 35. So इसका मतलब ये एंगल तो मिल गया 35 है। अब ये ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है मित्रों। इसका मतलब इन ट्रायंगल की बात करूं, सो इन ट्रायंगल BCD, ये BCD ट्रायंगल में this 35 plus z plus y minus 30, 35 plus z plus y minus 30 is equal to 180. This is angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is 180. अब ये 35 plus z and plus ये कितना मिला था? 35 मिला था equal to 180, and 35 plus 35 is 70. So z equal to 180 plus 70 इधर गया तो minus 70, which is equal to 110. So z is equal to 110. कितना सिंपल था। बेसिक एकदम स्ट्रांग करके रखो, एक बार बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा इजीली तुम एनालाइज कर पाओगे। अब क्या बोला है? AC, देखो ये ABC है, ये मुझे क्या चाहिए वो पहले देख लो। BC इक्वल टू D, BC किधर इधर है, D किधर इधर है, तो BC से ये ट्राइंगल बनेगा। देखो ABC, तो मैं नाम डाल देता हूं, दिस इज नाउ अलग से बनाया ABC। दिस ट्रायंगल इज ABC, एंड वो किससे? D से इक्वल प्रूव करना है, D इधर है,
तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है? ADE। चलो ADE एक अलग ट्रायंगल बना ली मैंने। अब क्या क्या दिया है वो देख लो कि AC जो था, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD। दिस क्वेश्चन NCERT का ही है बट यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। अब मुझे ये बताओ कि दिया हुआ है एंगल BAD, दिस इज BAD इज इक्वल टू EAC। BAD कहां पे? देखो यहां पे BAD है ये एंगल, और EAC यहां पे है। ओके, ये दिख रहा है मुझे। अब ये होने के बाद में वी हैव टू प्रूव दैट कि ये इससे इक्वल, मुझे ये देखो इधर सिंपल मुझे दिख रहा है कि अगर DE BC से इक्वल प्रूव करना है तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, है ना। चलो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज टू प्रूव BC इक्वल टू DE। अब प्रूफ पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूंगा तो ये लिख पाऊंगा कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BEAC। EAC दिस इज गिवन। अब प्रॉब्लम कहां पे है? मुझे ये दोनों ट्रायंगल अगर चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्यों? बिकॉज DE BC से इक्वल प्रूफ करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ और एक चीज देना होना चाहिए। तो सिर्फ यही दिया है। तो ये क्या BAD इसमें है? नहीं सर, BAD नहीं है। BAD ये ट्रायंगल में नहीं आ रहा। सो ये BAD को अगर मुझे BAC बनाना है, मतलब क्या करना है कि ये देखो जरा, BAD ये लाल वाले पार्ट को, ये एंगल को अगर BAC बनाना है यानी कि ये मुझे बनाना पड़ेगा, तब जाके ये BAC इधर दिखाई देगा तुमको, है ना। सही है, तब जाके ये BAC यहां पे दिखाई देगा। सो ये एंगल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लाल वाले में ये ब्लू कलर का जो एंगल है वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब BAD में DAC ऐड करूंगा तो BAC मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, है ना। तो चलो एक काम दिया हुआ है ये कि BAC, दिस एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। अब दोनों साइड में क्या करूंगा मैं इसमें कि भैया एक साइड तो ऐड नहीं कर सकते, तो दोनों साइड ऐड करेंगे। तो दोनों साइड ऐड क्या करता हूं मैं? दिस DAC, ये ब्लू वाला पार्ट। सो एंगल DAC इधर ऐड किया तो इधर भी एंगल DAC ऐड करना पड़ेगा। अब देखो जरा, BAD ये रेड प्लस ये ब्लू DAC इस टोटल दिस BAC मिल जाएगा। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू, ये वापस से ये रेड वाला पार्ट EAC प्लस इसमें भी ब्लू वाला पार्ट ऐड हुआ है, दैट इज DAC। तो रेड प्लस ब्लू इज टोटल EAD, बराबर है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। मतलब हमको ये मिल चुका कि दिस एंगल BAD इज इक्वल टू EAD। अब तो दिख गया ऐसे टेस्ट से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो बस लिख दो इन ट्रायंगल, क्यों किया ये बात पता चल गई तुमको। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ADE में क्या क्या इक्वल है? हमको ये दिया है कि AB AD से इक्वल है, सो AB इक्वल्स टू AD, दिस इज व्हाट गिवन। उसके बाद में एंगल ले लेते हैं, BAC इज इक्वल टू EAD, दिस इज व्हाट प्रूव्ड इन वन फ्रॉम वन, एंड this side is equal to this side, this angle is equal to this angle. Now this side AE is equal to AC, so AC equals to AE. AC equals to AE. This is also given. अगर ऐसा क्राइटेरिया रहता तो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADE by SAS criteria. Triangles congruent, so corresponding parts are equal. That's why this BC is equal to D.
दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बहुत सिंपल किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइव्ड इन द एग्जाम एंड देखते हैं भैया अब इसमें क्या क्या बोला गया है, कि इसमें मैं मार्क कर देता हूं कि ABCD स्क्वायर है। ABCD क्या है? स्क्वायर है। तो सब साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये इससे इक्वल, इससे इक्वल, इससे भी इक्वल, लिख दिया। DCE इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भी सब साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल। प्रूव दैट AED। अब मैं अगर बनाऊं AED तो यहां पे ऐसा AED है। सॉल्व नहीं करने वाला मैं, आप ये भूल जाओ कि मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको अभी यहां पे फिलहाल किस कैसे सॉल्व करने हैं, बस आपको ये समझ लेना है। एक ऐसा है, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल EDA, ED एंड A। एक ऐसा ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल EC एंड B। इट इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, DE इज इक्वल टू CE। उसके बाद में क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस, वाई अगेन इट इज साइड्स ऑफ स्क्वायर, AD इज इक्वल टू BC। उसके बाद में ये एंगल जो है देखो, ये 90 है और ये 60 है, दिस इज व्हाट 60। सो 90 प्लस 60, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 60। सो 90 प्लस 60 इज 120, 150। कितना हो गया? ये है 150 तुम्हारा और ये है 150। अब तुमको दिख गया भाई, है ना। क्या लिखोगे? DE इज इक्वल टू EC, साइड्स ऑफ DE इज इक्वल टू CY, दीज आर द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड उसके बाद में ये इससे इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS टेस्ट। वो आप लिख सकते हो, पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में बना दिया है आपको ताकि एकदम इजीली लिख सको। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सो भैया AE BE से इक्वल होगा। दिस इज वाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब हमको भैया ये बताना है कि EAD दिस एंगल इज इक्वल टू 15। अब देखो इसका कैसे 15 कैसे लेके आते हैं। हमको पता है कि ये AD DC से इक्वल है, AD इज इक्वल टू DC। वाई? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। वैसे ही DC DE से इक्वल है, DC इज इक्वल टू DE। वाई? दिस आर साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है? साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इससे क्या पता चलता है? देयरफॉर AD इज इक्वल टू DE, है ना, ये दोनों सेम था। सो AD DE से इक्वल। अगर AD DE से इक्वल, अब देखो वापस से ये ट्रायंगल बनाता हूं मैं फिर से। दिस इज A, दिस इज D एंड दिस इज E। दिस इज 150, दिस AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DE। सो दो साइड्स इक्वल, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दो साइड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल। सो DEA इक्वल टू DAE। Angle DAE is equal to angle DEA. Let this equal to X. Isosceles triangle theorem. In a triangle, if two sides are equal, then the angle opposite to them are also equal. So now this X plus 150 plus X plus 150 plus X equals to 180. This is angle sum property of triangle. Now X plus X is 2X. 2X equals to 180 plus 150 इधर गया तो minus 150. So 180 minus 150 which is equal to 30. So 2X equal to 30. So X equal to 30 by 2, that is what? 15. X is 15. It means what? कि हमको चाहिए DAE वही. So DAE क्या है? X है. Therefore angle DAE equal to X equals to 15. खत्म. सिंपल वे में करो, जितना ज्यादा
डायग्रामेटिक समझोगे उतना इजीली लिख पाओगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि केस स्टडी क्वेश्चन चालू हो गया। एक केस स्टडी क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आपको दूंगा, आपको सॉल्व करना है और बताना है। यहां पे देखिए केस स्टडी, और ये सेक्शन ई है, आपको बता दूं, दिस इज सेक्शन ई। पहला क्वेश्चन इस प्रकार, जंक फूड इज फूड दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ सॉल्ट, मतलब कुछ चीजें दी हुई होंगी, उससे से रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा। सो जंक food is a food that contains high level of salt, sugar, fats and lack of nutrients such as vitamin, fibers, minerals. Consuming them can lead to short and long term health complications including weight gain, मतलब मोटापा. If a number of children who take junk food and B, ये कैपिटल A है, if A be the number of children who take junk food and B be the number of children who take healthy food such that A is greater than B. अच्छा, स्मॉल a B ही दिया हुआ है, ठीक है, तो A और B ऐसे लिखते हैं, स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है। स्मॉल a is greater than B. A and B are the zeros of the quadratic polynomial f of y. Then find the value of p of 1. So p of -1 is equal to y के जगह पे -1 डाल दो, 2 into -1 का स्क्वायर माइनस 18 into -1 प्लस 40. So 2 into -1 का स्क्वायर is 1. So 2 minus plus 18 plus 40. So this is 20. 20 plus 40 is 60. 60 is the value. Means 60 means option A is what? Correct option. ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, आगे कुछ फिगर्स भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक हेल्दी फूड। सो हेल्दी फूड वाला कौन है, देख लो जरा। हेल्दी फूड वाला इज बी इज हेल्दी फूड एंड ए स्टैंड्स फॉर जंक फूड। ओके, सो अब लेट्स सी ए और बी निकालना है। इसका मतलब पहले तो हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। पी ऑफ एफ ऑफ वाई इज गिवन, एफ ऑफ वाई इज 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 40। पहले वाले में एफ लिखा है कि पी लिखा है, ये गलती मत करना। दिस इज एफ फंक्शन, ओके, फंक्शन दिस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्चुअली, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करने के लिए सब 2 से कॉमन है, 2 बाहर निकाल दो। दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18, 2 20 ज़ा 40, सो 2 बाहर। अब ये फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, 1 इंटू 20, इंटू करने पे प्लस 20, एडिशन करने मिडिल टर्म दैट इज -9। कौन सा फैक्टर है भाई? सो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा -5, -4 एड अप टू -9, इंटू करने पे प्लस 20। सो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y प्लस 20। अब इन दोनों में से कॉमन 2 इंटू इन दोनों में से कॉमन y है, वाई स्क्वायर में से एक y बाहर तो एक y अंदर -5। इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिए तो y माइनस 5 4 ज़ा 20। अब एक 2 इंटू एक ब्रैकेट में y -5, एक ब्रैकेट में y -4। अब ये होने के बाद में हमको अगर वैल्यू निकालनी है, सो y -5 इक्वल टू 0 एंड y -4 इक्वल टू 0। सो y विल बी इक्वल टू -5 इधर के तो +5, जीरोस निकाल रहे हैं, y इक्वल टू -4 इधर तो +4। अब क्या बोला है, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा होना चाहिए। सो बड़ा वाला कौन सा है, ये है, ये छोटा वाला है, दिस इज b। दीज आर द जीरोस, और इसका a और b मिल चुका। अब a और b मिलने के बाद में प्रॉब्लम क्या है, पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हु टेक हेल्दी फूड, मतलब b वाला हमको निकालने का था। b स्टैंड फॉर हेल्दी फूड है ना, b स्टैंड फॉर हेल्दी फूड। सो b वाला कौन है भैया, b वाला y है, दैट इज 4। सो 4 स्टूडेंट हैं ऐसे, मतलब ऑप्शन ए इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बचेंगे नहीं तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 इक्वल टू k इंटू p ऑफ 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी है। सो p ऑफ 0 पहले निकालेंगे, p ऑफ 0 दैट इज f ऑफ 0, नॉट p ऑफ 0, दिस इज f ऑफ 0 एक्चुअली, ओके, दिस इज व्हाट f ऑफ 0। तो मैं f लिख देता हूं तुमको अलग से। सो दिस इज f ऑफ 0
प्लस एफ ऑफ 1 इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ 2, के इंटू एफ ऑफ 2। सो पहले एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं। तो जब एफ ऑफ 0 निकालते हो तो यहां पे 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 40 बचेगा। एफ ऑफ जब 1 निकालते हैं तो 1 डालते हैं, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, माइनस ऑफ 18 इंटू 1 इज 18 प्लस 40। सो अब देखो ये इसमें से दिस इज 22 बचेगा, 40 में से 18 गया तो 22, 22 प्लस 2 इज 24। वैसे एफ ऑफ अगर मैं देख लू एफ ऑफ 2, सो दिस इज 2 डालूंगा मैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 4 टू 8, माइनस ऑफ 18 टू 36 प्लस 40। सो टोटल कितना बच जाएगा, 40 माइनस 36 इज 4, 4 प्लस 8 इज व्हाट 12। अब यहां पे मैं डाल देता हूं एफ ऑफ 0 इज व्हाट 40, एफ ऑफ 1 इज व्हाट 24 इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ 2 इज व्हाट 12। सो दिस इज 64 अपॉन 12 इज इक्वल टू के। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 3 are 2 1 are 2, 2 6 are 12, 16 by 3 is the value, means option B is what correct option। तो आप ऐसे डाल के सॉल्व करके निकाल के देख सकते हो। तो k इक्वल टू व्हाट 16 by 3, so k इक्वल टू 16 by 3 मीन्स ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज हाउ मेनी स्टूडेंट टेक जंक फूड। मतलब हमको जंक फूड निकालना है तो ए बताना है, ए कितने जने। सो ए हमने पहले निकाल चुके थे, ए कितना निकाले थे भाई, ए इस बताओ, ए एंड बी दोनों निकाले थे, ए और बी कितना, ए था 5, तो इसमें लिख देना कितना है 5, सिंपल, क्योंकि निकाल चुके उसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस वन। अब ये मैं चाहूंगा कि ये आप लोग खुद से करोगे एंड बताओगे दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो चलो एक कर ही दें आप लोगों के लिए कि करोगे, एक होमवर्क देना बनता है, दिस इज योर होमवर्क। और ये जो केस स्टडी है दैट इज 37 आप लोग करोगे और आंसर सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ये पीडीएफ का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट वरी। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या बोला है, क्या क्या दिया है वो देखो। ट्रस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड, ट्रस ब्रिजेस देखो, ट्रस से बना हुआ है ना। तो truss bridges are formed with the structure connected elements that form triangular structures to make up the bridge. Truss are the triangles that connect to the top and the bottom chord and two end posts. You can see that there in some triangular shape are shown in the picture given below, and these are represented by the triangle ABC and CAD. A, B, C and C AD। ओके, ठीक है। आगे और BAEB है, BAE, ठीक है, वो भी दिख रहा है मुझे। अब क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 3.5। मैं तीनों बना दूं आप लोगों के लिए अलग से, तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार का है। ऐसा दिख रहा है, दिस इज योर ए। हो उल्टा ही बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, so this is E, this is B, this is A, this is C and this is D। so अगर ऐसा दिया हुआ, अब थोड़ा इसमें हम क्वेश्चन में देखें तो AB is 3.5, AB is what 3.5,
मीटर का है। फिर AC इज 3 मीटर का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एंगल B इक्वल टू एंगल C? बिल्कुल नहीं। एंगल B क्या एंगल C से इक्वल होगा क्या? नहीं। हमने एक चीज पढ़ी थी, अब इसमें है नहीं है पता नहीं, बट ये इनइक्वालिटी तो है नहीं, बट ठीक है आपको बता दूं, जो भी ग्रेटेस्ट साइड के बीच सामने एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर एंगल साइड के सामने एंगल होगा स्मॉलर होगा। सो इसका मतलब इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। सो एज AB इज ग्रेटर देन AC, इट मीन्स दैट AB के सामने कौन है? एंगल C विल बी ग्रेटर देन एंगल B। एंगल C विल बी ग्रेटर देन एंगल B, मीन्स दैट इज एंगल B के बारे में बात करो तो एंगल B विल बी स्मॉलर देन एंगल C। सो मतलब ऑप्शन C इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is true regarding the congruence of triangle ABC and ACD? ABC and ACD. If, अब देखो, in triangle ABC and triangle ACD, AB is equals to CD, AD equal to CB, AD is equal to CB। अब जरा ध्यान से सुनो, डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम इसके पहले वाला ही डायग्राम हम बना देता हूं मैं, तो ऐसे बनाता हूं। चलो दिस इज E, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज D। अब देखो AB इक्वल टू दिस, AB इज इक्वल टू CD, AD is equals to this BC. So this is common side and AC is a common side. AC is equal to AC. This is what? Common side. This is given. So triangle are congruent by SAS test. So triangle का बात करूँ तो triangle अगर ABC लूँ, triangle ABC. So it is congruent to triangle. Let us see the correspondence. अगर मैंने ABC लिया, ABC. So ABC यहाँ पे देखो CDA, ABC, AB किससे इक्वल है? CD से। सो AB CD और BC DA से, तो CDA, ABC लिखोगे तो CDA होगा, CDA। दिस इज बाई SSS क्राइटेरिया। तो देखो CDA कहाँ दिया हुआ है? ABC CDA मीन्स ऑप्शन C इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। सो आपको करस्पॉन्डेंस भी देखना पड़ेगा। ओके अब देखो वापस से बता दो कौन कौन सा कैसे लिया है। मैं अगर मैं ट्रायंगल ABC लिखता हूं तो 1 2 3 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 2 3। देखो जरा, ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, तो दो जो इक्वल साइड्स है उसके बीच का वर्टेक्स कौन सा? D और ये B है, तो D करस्पॉन्ड्स टू B। अब B सेकंड पे तो इधर D किधर आएगा? सेकंड पे, D सेकंड पे। अब देखो AB इज इक्वल टू CD, AB किससे इक्वल है? CD से। अब अगर B D को करस्पॉन्ड कर रहा है, B किसको कर रहा है? D को, तो A किसको करेगा? C को। सो A के जगह पे C, सो A फर्स्ट पे तो C फर्स्ट पे C हो गया, D हो गया, बचा A था तो थर्ड पे A लिख दिया। अब वही है कि लिखते करस्पॉन्डेंस कैसे देखते हो तुम। सो ऐसा ट्रायंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट दे दिया, सो इसका भी मार्क्स तुमको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द congruence of triangles। अब वापस से बना ही ले कि ABC FDE, FDE triangle ABC is congruent to triangle FDE if AB is equal to 5, angle B is equal to 40 and angle A is equal to 80। बना लेते दो ट्रायंगल वापस से, A B C F D E बराबर है। अब AB इज 5 तो ये 5, उसके बाद में B इज 40 तो B इज 40, A इज 80 तो A इज 80। अब इन लोग में से कौन सा करेक्ट है वो देखना है। DF इज 5, DF अगर AB 5 है तो DF 5 होगा, बराबर है, बिकॉज AB करस्पॉन्ड्स टू DF, कोई बात नहीं है। सो DF तो 5 है,
DE 5 नहीं हो सकता, तो DE वाला खारिज हो गया, ये वाला और ये वाला चला गया। अब एंगल F के बारे में बात करते हैं, और इधर भी एंगल E है। सो दिस 40, तो मुझे मालूम है F करस्पॉन्ड्स टू A, दिस B करस्पॉन्ड्स टू D, तो B अगर 40 है, यहाँ पे B अगर 40 है और A इज 80, तो F इज 80 एंड दिस इज 40। तो इसमें से तो कोई भी करेक्ट नहीं दिख रहा भाई, ऐसन कैसन हो गया बताओ। ए बी जो था FDE है, FDE, ठीक है, ABCFDE। सो AB is 5, angle B is 40 and angle A is 80. So this A corresponds to F, A is 80, so F is 80. B corresponds to D, बराबर है, B corresponds to D, B is 40 तो D is 40, and AB corresponds to FD, AB is equal to FD, तो AB 5 है तो FD is also 5, FD is 5, तो ये 5 मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बाकी D तो नहीं हो सकता, है ना। सो इसमें से ये 5 5 है, और कौन सा है, एंगल E is 60, यस एंगल E is 60, ये 180 होने के लिए एंगल E कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन A करेक्ट नहीं है। एंगल F कितना दिया हुआ है, F is 40, इट इज 80 हियर, तो फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये 80 है, ये 40 है, तो ये 60 होगा तभी जाके 180 होगा ना, तो एंगल E इज व्हाट 60, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा ये वाला जो क्वेश्चन है आप डिटरमाइन करोगे, वापस से कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का है, आप ड्रॉ करोगे और लिखोगे, दिस इज योर होमवर्क। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर मतलब हमारा जो पेपर है वो खलास हो जाता है, एकदम खत्म। ओके, PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो बस अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको ये बात पता चलेगी कि कैसे पैटर्न ऑफ पेपर है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, और कितने कितने मार्क्स के कितने सेक्शंस हैं वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो ज़रूर शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अलग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।